नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के न्यूज़ रूम से सुनील कुमार। आज प्रदेश की एक खबर को लेकर आपके बीच आया हूँ। ये है तो खबर प्रदेश की, लेकिन एक वक्त इससे हमारा देश भी जुड़ा हुआ था। 1947 में हम आज़ाद हुए। उसके पहले तक हम ब्रिटिश व्यवस्था के गुलाम थे। यहाँ व्यवस्था बोलते हुए मैं थोड़ा सा हिचक इसलिए रहा हूँ कि वहाँ पर ब्रिटेन में दो चीज़ें हैं। एक तो सरकार है वहाँ पे, जो कि निर्वाचित सरकार है, और दूसरा ब्रिटेन में एक शाही घराना है, जो घराना पीढ़ी दर पीढ़ी बारी बारी से वहाँ पर देश का मुखिया बनता है। वहाँ पर संवैधानिक प्रमुख, जिस तरह से हिंदुस्तान में राष्ट्रपति होते हैं, जिनको चुनती है भारत की सरकार, जो कि संसद के बहुमत से बनती है। तो मोटे तौर पे ऐसा समझें कि यहाँ जो राष्ट्रपति को जो दर्जा हासिल है, कमोबेश इसी किस्म का दर्जा वहाँ पे ब्रिटेन में एक राजघराना है, जिसमें अभी तक क्वीन एलिजाबेथ थी। अभी कुछ महीने पहले वो गुजरी हैं, और उनके गुजरने के बाद प्रिंस चार्ल्स, वो किंग चार्ल्स बने हैं, और कल उनका राज्याभिषेक है। उनको मुकुट पहनाया जाएगा, किंग चार्ल्स तृतीय, ऐसा उनको नाम मिल रहा है। तो ये हिंदुस्तान भी आ चुके हैं प्रिंस चार्ल्स, और अभी के नए लोगों को याद नहीं होगा, लेकिन पुराने लोगों को याद होगा कि एक वक्त जब इनकी प्रेम कहानी चल रही थी प्रिंस चार्ल्स की प्रिंसेस डायना के साथ, तो उस वक्त पूरी दुनिया के अखबार रंगे रहते थे इनकी तस्वीरों से। लेकिन खैर वो एक अलग किस्सा है, मैं बतलाता हूँ उसको आपको। फिलहाल ये है कि कल ब्रिटिश राजघराने के नए वारिस किंग चार्ल्स, इनका राज्याभिषेक है, और वहाँ की राजघराने की परंपरा के मुताबिक किसी के राजा या रानी बनते ही नीचे की पीढ़ियों में से जिसका उनकी परंपरा के हिसाब से विरासत तय होती है, वो तय हो जाती है। तो ये प्रिंस चार्ल्स जो हैं 2 साल के थे तभी ये तय हो गया था कि ये वारिस रहेंगे। लेकिन हालत ये हो गई कि क्वीन एलिजाबेथ कुछ सेहत और कुछ अपने ऊपर वाले की मेहरबानी से इतनी लंबी ज़िंदगी उन्होंने जी कि प्रिंस चार्ल्स किंग चार्ल्स बनने के पहले बूढ़े हो गए। खैर, तो कल उनका राज्याभिषेक है। अब इसमें हमारी एक सीमित दिलचस्पी होनी चाहिए कि एक देश जो कि कॉमनवेल्थ का मुखिया भी है, कॉमनवेल्थ देश जो हैं, राष्ट्रमंडलीय देश जो हैं, उसमें मुखिया जो है वो ब्रिटिश राजघराने के वारिस, उत्तराधिकारी को, वारिस को, या आज जो काबिज हैं वहाँ पे, उनको माना जाता है। तो किंग चार्ल्स बनते ही पल भर में चार्ल्स जो हैं वो राष्ट्रमंडल के मुखिया भी हो गए। लेकिन इसके साथ साथ 15 और देश हैं ऐसे जिसके संविधान प्रमुख वो हैं। 15 देश, जिसमें से 3 तो बड़े देश हैं, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और कनाडा है। ये 3 बड़े देश हैं, तीनों परिपक्व लोकतंत्र हैं। इनके अलावा कैरिबियन के कुछ एक देश हैं जो कि ब्रिटिश राजघराने को अपना संवैधानिक प्रमुख मानते हैं, और 3 ये बड़े आधुनिक लोकतंत्र हैं, निर्वाचित लोकतंत्र जो मानते हैं। हिंदुस्तान 1947 से ही इससे बाहर है, किसी भी किस्म की शाही छाया से बाहर है। अब यहाँ पे 2-3 सवाल उठते हैं। अफ्रीका के तमाम देश जो कि आज़ादी पाते गए एक एक करके, वो बाहर होते चले गए ब्रिटिश शाही घराने की संवैधानिक संप्रभुता से, वो नहीं है ब्रिटिश शाही घराने के मातहत, वो नहीं है। लेकिन ये कैरिबियन देश हैं और ये 3 और देश हैं। अब हालत ये है कि कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों ही देशों में एक आंदोलन चल रहा है वहाँ पर, सामाजिक आंदोलन। उसका आकार बड़ा है या छोटा मैं नहीं कहता, लेकिन वो चल रहा है। वो चल ये रहा है कि हमको ब्रिटिश राजघराने की दासता से मुक्त होना है। ये दास्ता कोई वहाँ शासन व्यवस्था की दास्ता नहीं है, लेकिन ये देश अभी तक ब्रिटिश राजघराने को अपना संवैधानिक प्रमुख मानते हैं।
वहाँ के लोग जो हैं इन देशों के, उनका एक तबका ये कहता है कि ये आज के आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों के हिसाब से ठीक नहीं है, ये इसको छोड़ो। अब हमारे यहाँ निर्वाचित सरकार या लोग यही निर्वाचित करें कि हमारा संवैधानिक प्रमुख क्यों हो। उनके सामने हिंदुस्तान एक बड़ी मिसाल है, जहाँ पर 1947 से लेकर अभी तक केंद्र सरकार जो है वही अगला राष्ट्रपति तय करते आई है, और हिंदुस्तानी राष्ट्रपति के अधिकार मोटे तौर पे वही अधिकार हैं जो कि ब्रिटिश राजघराने के शासक के हैं, वही अधिकार हैं। उस संविधान प्रमुख के जो अधिकार हैं वैसे ही अधिकार यहाँ भी हैं, लेकिन फ़र्क भी है थोड़ा। खुद ब्रिटेन में ये मांग उठ रही है कि ये शाही घराने की परंपरा को अब ख़त्म किया जाए, ये बहुत पुरानी हो गई है, ये समानता के खिलाफ है, ये अलोकतांत्रिक लगती है, ये लोगों को बराबरी का अवसर नहीं देती है देश का संवैधानिक प्रमुख बनने के, इसको ख़त्म किया जाए। लेकिन अंग्रेज़ जो हैं वो थोड़ा परंपराओं से ज़्यादा चिपके हुए रहते हैं। वहाँ का एक बड़ा तबका जो है वो ये मानकर चलता है कि नहीं नहीं, ये शाही घराने की व्यवस्था ठीक है, यही लोग मुखिया बने रहें, संवैधानिक प्रमुख बने रहें, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसके विरोधी जो हैं वो कहते हैं बार बार ये इतना खर्चीला पड़ता है इस पूरे कुनबे को ढोना, इनके रीति रिवाज ढोना, परंपराओं को ढोना, इनके लिए महलों का रख रखाव करना बड़ा महंगा पड़ता है, इसको ख़त्म किया जाए। परंपरा के समर्थक ये कहते हैं कि अरे इन्हीं परंपराओं की वजह से, इन्हीं महलों की वजह से, इन्हीं के गार्ड देखने के लिए दुनिया भर से पर्यटक आते हैं ब्रिटेन में, और ब्रिटेन को अच्छी खासी कमाई होती है इससे। तो कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अगर ये शाही परंपरा ख़त्म कर दी जाएगी तो ब्रिटेन में बाहर से आने वाले पर्यटक कम हो जाएंगे, इन राजा रानी से जुड़े हुए जो सामान बिकते हैं प्रतीकात्मक, वो सामान, वो मेमेंटो बिकना ख़त्म हो जाएंगे, तो कारोबार पे बड़ा असर पड़ेगा, ऐसा उनका मानना है लोगों का। लेकिन इससे परे मैं अपनी बात बतलाता हूँ। मैं 2000 और 2002 दो बार मुझको ब्रिटेन जाना हुआ। मैंने वहाँ, मेरे जो दोस्त हैं वो कुछ अधिक प्रोग्रेसिव हैं, अधिक उदारवादी विचार के हैं, बहुत कट्टरपंथी नहीं हैं। उनसे मैंने पूछा कि ये शाही परंपरा को आप लोग कब तक ढोगे, इतनी महंगी है, पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है, एक ही कुनबे के भीतर के लोग बनते हैं देश के संवैधानिक प्रमुख, इनको कब तक ढोगे, क्यों इतना खर्च इनके ऊपर करते हो। तो उनका कहना था कि इस शाही घराने से जितने किस्म के स्कैंडल बाहर निकल कर आते हैं, बहुत सारे सेक्स स्कैंडल निकल कर बाहर आते हैं, बहुत सारी सनसनीखेज खबरें आती ही रहती हैं, और मैं अभी उनको गिनाना नहीं चाहता, लेकिन लोगों को याद होगा कि अमेरिका तक में मुकदमे चल रहे हैं ब्रिटेन के शाही घराने के बड़े बड़े पुराने प्रिंस लोगों ने वहाँ जाके नाबालिग लड़कियों के साथ क्या किया, वो मुकदमे वहाँ भी चल रहे हैं। तो लोगों ने मुझको कहा वहाँ पर कि ये सबसे सस्ता मनोरंजन है हमारे लिए, ये खर्च जो है ब्रिटिश पैमाने का है, हिंदुस्तानियों को ज़्यादा महंगा लगता है, ब्रिटेन में उतना महंगा नहीं है। तो ये हमारे लिए एक टीवी सीरियल किस्म का है, सनसनीखेज, उत्तेजक, मज़ेदार, दिलचस्प टीवी सीरियल है, ये परिवार इतना मनोरंजन कर देता है देश का। तो एक तबके का ऐसा मानना है। अब मैं फ़र्क इसका बतलाना चाहता हूँ कि वहाँ एक तबका जिसका राजा, कल राज्याभिषेक होने जा रहा है, बन पहले चुका है, कल मुकुट पहनाने का एक समारोह है, तो वो एक ही जाति का वहाँ पे सैकड़ों बरस से शासन चले आ रहा है, एक ही परिवार का। अब हम हिंदुस्तान को देख लें तो हिंदुस्तान 47 में आज़ाद हुआ, हमारे यहाँ लोकतंत्र बहुत बाद में आया, ब्रिटिश संसदीय प्रणाली सैकड़ों बरस पुरानी है, हमने उससे कई चीज़ों को यहाँ पर एडॉप्ट भी किया है, लेकिन हम उससे आगे बढ़ गए। हमने यहाँ पे राष्ट्रपति की व्यवस्था अपने मर्जी से छांटने की रखी। यही वजह है कि हिंदुस्तान में अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जातियों के, औरत और मर्द, सभी तरह के लोग बारी बारी से
राष्ट्रपति बने हैं। आदिवासी महिला, ये दो बातें जिस पे लागू होती हो, ऐसी महिला अभी तक राष्ट्रपति नहीं बनी थी, अब बन गई हैं। आज मौजूदा राष्ट्रपति हिंदुस्तान की एक आदिवासी महिला है। ये ऑस्ट्रेलिया जैसा देश जिसमें कि ढेरों आदिवासी हैं, वहाँ कोई कल्पना नहीं कर सकते कि संवैधानिक प्रमुख के पद पर कोई आदिवासी पहुँच सके। अभी तो वहाँ के कोई स्थानीय लोग भी नहीं पहुँच सकते। तो ये सिलसिला ब्रिटेन तो ढो रहा है कि उसकी संवैधानिक व्यवस्था है, उसका राजघराना है, उसका किस्सा वो जाने। लेकिन जो और देश हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये 3 बड़े और 1 दर्जन कैरिबियन और छोटे देश हैं, ये इस बात पे गंभीरता से विचार कर रहे हैं। बड़े देश तो विचार कर रहे हैं। वहाँ जनमत संग्रह की नौबत भी आ रही है, पहले हो भी चुका है जनमत संग्रह, वो किसी नतीजे पर नहीं पहुँचा है जनमत संग्रह। लेकिन ये बात उठ रही है कि राजतंत्र खत्म होना चाहिए। हम जो हिंदुस्तान के साथ भारतीय गणतंत्र लिखते हैं, ये वहाँ गणतंत्र नहीं लिख सकते हैं, वो राजतंत्र है। वो हमने भले गणतंत्र की संसदीय प्रणाली की कई चीज़ें उनसे सीखी हैं, लेकिन हम उनसे आगे निकल गए हैं। कल वहाँ का एक और राजा आकर गद्दी पर बैठ जाएगा, जिसको हटाना शायद उसकी ज़िंदगी में तो मुमकिन नहीं हो पाएगा। कई जनमत संग्रह हो जाएं, चले जाएं, अभी तो वहाँ जनमत संग्रह भी ब्रिटेन में कम से कम नहीं हो रहे हैं। जो लोगों के बीच ओपिनियन पोल विचार का होता है, सर्वे जो होते हैं, उसमें ज़रूर ये है कि राजतंत्र के लिए समर्थन घटते चल रहा है। अब लोग उतना ज़्यादा लोग नहीं चाहते हैं, नई पीढ़ी शायद नहीं चाहती है कि राजाओं को, रानियों को ढोए। तो खैर, हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है, हम उससे ऊपर उठ गए हैं, हम उससे आगे बढ़ गए हैं। हिंदुस्तान एक अधिक परिपक्व लोकतंत्र है। लेकिन चूंकि कल ऐसा होने जा रहा है और यही कुनबा एक समय लंदन से बैठकर हम पर राज करता था, इसलिए मैंने सोचा इस बारे में आपको थोड़ा सा बता दिया जाए। फिर किसी खबर को लेके आपके सामने आएंगे। तब तक आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।